में चर्चा में शामिल करते हैं बाजार की। गुड मॉर्निंग निकुंज। ओवर द वीकेंड तो एक ही अच्छी खबर दी और वो थी क्रूड फिसलना शुरू हो गया वापस से। आपको लगता है कि ये बुल्स के लिए कुछ एक अच्छा खासा ट्रिगर हुआ, एटलीस्ट कुछ तो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात? डूबता अगर कोई इंसान है, आप तिनके का सहारा दे दे तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वह शोर पे पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि क्रूड जो इस समय है तकनीकी कारणों से गिर रहा है। जो क्रूड के फंडामेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से क्रूड ऊपर गया वो अभी ठीक नहीं हुए हैं। भले वो डिमांड सप्लाई को लेकर के कंसर्न्स हो या फिर युद्ध को लेकर के इस समय जो कंसर्न्स आई हैं, तो क्रूड अपटिक का जो फंडामेंटल फैक्टर इस समय ऊपर नहीं गया है। मगर यहाँ से अगर मार्केट्स कन्विंस्ड होता है कि क्रूड के अंदर जो गिरावट आई है वो एक डिसाइसिव गिरावट है, तो मुझे लगता है कि इंडिया की पोजीशनिंग को लेकर के थोड़ा सहारा ज़रूर मिलेगा। मगर देखिए, आप ऐसे मार्केट के अंदर हैं जहाँ पर एक फैक्टर इस समय सबसे ज़्यादा है एफआई सेलिंग आ रही है, बिकॉज ग्लोबली इस समय रिस्क एडजस्ट हो रहा है। तो एक साइड क्रूड गिरा है, दूसरी साइड बिटकॉइन गिरा है, तो जाहिर है इस समय रिस्क एसेट्स को लेकर के समस्या है। और ग्लोबली जो एलोकेटर्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट को हमेशा रिस्क एसेट से एसोसिएट करते हैं और यूएस इक्विटी को हमेशा वह कंफर्ट एसेट से एसोसिएट करते हैं। जो ट्रेड इस समय है वो ग्लोबली है कम आउट ऑफ रिस्क एसेट मूव बैक इनटू कंफर्ट एसेट, और वो ट्रेड अभी चल रहा है और वो ट्रेड थोड़े दिन और चल सकता है। तो हालांकि एक राहत ज़रूर है, मगर एसजीएक्स भी ऊपर नहीं है। तो ये बोलना कि जस्ट बिकॉज क्रूड इज डाउन मार्केट्स ऊपर आएंगे, आई थिंक उचित नहीं होगा। So, ऐसे में निकुंज, जो आप बता रहे हैं कि कंफर्ट एसेट्स, तो ये कंफर्ट एसेट्स क्या आपको क्या लगता है कि ये जो क्रिप्टो से मनी मूव हो रहा है, इक्विटी से एफआईज की इतनी बड़ी सेलिंग आपने शुक्रवार को देखी? प्रियंका, क्रिप्टो में मार्केट कैप कम हो गई है। तो $2 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप थी वो करीब करीब 800 बिलियन हो गई है। तो $1.25 ट्रिलियन की जो क्रिप्टो की मार्केट कैप थी वो खत्म हो गई है। तो दिस इज एब्सोल्यूट लॉस। ऐसा नहीं है कि कोई बिटकॉइन बेच करके और कहीं जा रहा है। देखिए, इक्विटीज में वो हो रहा है, इक्विटीज में एफआईएस बेच रहा है, डीआईएस खरीद रहा है, एसेट की प्राइस कम नहीं हो रही है। वही पैसा आप देखें तो आउटफ्लोज में दिख रहा है, वही पैसा यूएस ट्रेजरी में जा रहा है जहां पे इनफ्लोज हैं। क्रिप्टो के अंदर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। और मैं अभी भी फिर यही सलाह दूंगा कि क्रिप्टो से दूर रहिए। देखिए, टेम्पटेशन आती है, 70,000 का बिटकॉइन अगर 20,000 हो जाए तो ऑब्वियसली बाउंस देगा वो, मगर इट इज नॉट द टाइम फॉर आवर व्यूअर्स टू बाय क्रिप्टो। दुनिया का रुख बदल चुका है। तो फंडामेंटली कुछ तो दिक्कत थी, जब भी बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स ने हमेशा से क्रिप्टो के अगेंस्ट बोला ही है, राइट? एब्सोल्युटली। नहीं, कई एक्सपर्ट्स ने क्रिप्टो के फेवर में भी बोला और अच्छे एक्सपर्ट्स ने क्रिप्टो के फेवर में बोला है। तो क्रिप्टो एक और कोई डायलॉग है, एक कभी और बड़ी चर्चा करेंगे। मगर मैं अभी भी ये मेंटेन करूंगा दैट जस्ट बिकॉज क्रिप्टो हैज फॉलन, क्या ना करे, अपनी पोजीशन डबल ना करे। अरे भाई, गिर चुका और कितना गिरेगा? राइट। 60,000 में 50,000 में वही लग रहा था, 50,000 में 40 लग रहा था, 40 में 30 लग रहा था, 30 में 25 लग रहा था। तो पोजीशन रिवर्स ना करें। दूसरा, जस्ट बिकॉज क्रिप्टो हैज फॉलन डज नॉट मीन इट इज अ गुड एसेट क्लास टू बाय। और तीसरा, फंडामेंटली अगर आपने क्रिप्टो केवल इस नजरिए से लिया है कि जी मुझे तो ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म पैसा बनाना है, तो आपको सचेत जरूर रहना पड़ेगा। जो बाउंस आएगा, मैं अभी भी बोलूंगा, उस पर क्रिप्टो को एग्जिट करिए। दिल पर पत्थर रखना पड़ता है जी कई बार जब लॉस होता है, मगर वही है शेयर बाजार के अंदर, इट इज नॉट हाउ गुड यू आर, इट इज नाउ हाउ बैड यू आर, इट इज हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर। सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। डिसिप्लिन फाइनेंशियल मार्केट में आपको हमेशा बचाती है। बिल्कुल, क्रिप्टो के से तो बचना ही है निकुंज, लेकिन साथ ही भारतीय बाजार में पिछले हफ्ते जो वॉश आउट हमने देखा, फ्राइडे सेशन में निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने बाजार को संभाला। आज क्या करें? देखिए, लेना तो बैंक निफ्टी ही चाहिए। अगर कोई मुझे पूछे कि गिरावट अगर आती है तो गिरावट का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? सीधा मैक्रोस पे पड़ता है, इंटरेस्ट रेट्स पे पड़ता है। उसका सीधा प्रभाव हम देखते हैं कि लार्ज कैप डोमिनेटेड थीम्स में पड़ता है। जो भी हमें समझ में आ रहा है, जितनी भी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, जितने भी एनिवर्सरी पे हमने जितने भी लोगों से बात करी, एक बात तो पक्का है कि केपेक्स साइकिल आपके पीछे नहीं हो रही है। तो अगर केपेक्स साइकिल पीछे नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट बैंक्स को मिलेगा। उसके बाद सॉफ्ट केपेक्स डोमिनेटेड, जो केपेक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो लॉन्ग साइकिल केपेक्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट साइकिल केपेक्स। लॉन्ग साइकिल केपेक्स हिंदुस्तान में नहीं था, अब वह वापस आ रहा है। अगर लॉन्ग साइकिल केपेक्स आता है तो आप कहाँ जाएंगे? बैंक्स को बोलेंगे जी मुझे केपेक्स करना है, मुझे पैसा दीजिए। तो जिन बैंक्स की बड़ी बैलेंस शीट है
वह इस समय आउट परफॉर्म करेंगे। HDFC बैंक हो गया या फिर ICICI बैंक हो गया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। फिर आप आते हैं, बोलते जी केपेक्स जब आप करेंगे तो आप दो प्रकार की परचेजिंग करेंगे। ऐसी मशीनरी की परचेजिंग करेंगे जिसके अंदर शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होता है और जिसके अंदर लॉन्ग टर्म में आप 3-4-5 साल देंगे। तो एनीथिंग विच इज गॉट टू डू विद सॉफ्ट केपेक्स, जिसके अंदर 3 से 5 साल की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी बढ़ सकती है, उस थीम में जाइए। तो भले मशीनरी कंपनीज हो गई, इंजीनियरिंग कंपनीज हो गई, या फिर इस तरह की कंपनियां हो गई जो कि नट एंड बोल्ट्स की हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं, प्रोड्यूसर साहब, एक छोटा सा सेगमेंट है मगर हिंदुस्तान में 3-4 बेयरिंग कंपनीज हैं, जरा उनको फायर करिए। SPF एक है, NRB देखिए, SKF, जितनी भी बेयरिंग कंपनीज हैं अगर आप देखेंगे, छोटा सा सेगमेंट है मगर 52 वीक हाई के आसपास है। क्यों है? बेयरिंग कंपनीज 52 वीक हाई के आसपास, एक छोटा थीम है। पर मैं ये बता रहा हूँ कि सॉफ्ट केपेक्स एक थीम है और इस थीम को लैच करना पड़ेगा। छोटे काफी थीम्स आ रहे हैं, मेरे को लगता है कि उनमें इस समय स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड जो क्रेडिट ग्रोथ का डेटा भी आया, अगर वो चार्ट लेके आया, 13% के आसपास आ गई, जो निकुंज बता रहे हैं कि भाई बैंक में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल डिमांड आ रही है, भले छोटी छोटी डिमांड आ रही है बट इंक्रीमेंटल डिमांड आ रही है। 13% पे आ गए हैं हम। ये देखिए जून 21 में 5.7 थी, वहां से डबल है। जून 20 में 6.2 थी, जून 19 में 12%। तो 3 साल के हाईएस्ट लेवल पे बैंक क्रेडिट ग्रोथ आ गई है। इनफैक्ट ये आज एक इंपॉर्टेंट मीट भी है, आप लोग ट्रैक करिएगा, वो है फाइनेंस मिनिस्टर की पब्लिक सेक्टर बैंक के चीफ के साथ। कुछ हमने देखा था कि लोन ग्रोथ भी पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा बेटर थी, जो क्वार्टर वन बाय है 15-16%, 20%। कुछ प्राइवेट सेक्टर जो आप बता रहे हैं लार्ज, उनकी तो 18-19% भी थी। कहीं ना कहीं ये ज्वाइनिंग द डॉट्स करें तो नजर आ रहा है कि जमीन पे चीजें बदल रही थोड़ी बहुत। जो आपके अपेक्स की बात, देखिए ये डेटा है और डेटा एक प्रकार से उसी बात का स्पष्टीकरण है जो हम बात कर रहे थे कि केपेक्स अगर आपका आ रहा है। देखिए बैंक, जो बड़े बैंक्स की जब क्रेडिट ग्रोथ आती है वो रिटेल डोमिनेटेड नहीं आ सकती। रिटेल डोमिनेटेड जून और जुलाई में इतना नहीं बदलता है, मगर क्रेडिट ग्रोथ जो बड़े सेक्टर से आती है, सपोज स्टील प्लांट आ रहा है, सीमेंट प्लांट आ रहा है, वह हमेशा क्रेडिट ग्रोथ आपकी बैलेंस शीट को चेंज कर सकती है। तो बड़े बैंक्स जिनके पास कैपिटल है और बड़े बैंक्स जिन्होंने पिछले 3-4-5 साल के अंदर अपनी बैलेंस शीट्स को क्लीन अप करा है, आई थिंक वह थीम देखना चाहिए। एक और स्टॉक जो मेरी नजर पर है वह है LIC। पहली शायद विदेशी ब्रोकरेज LIC के ऊपर एक व्यू दिया है। अक्सर विदेशी ब्रोकरेज ऐसे स्टॉक्स पे अपना व्यू नहीं देते हैं जिसके अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, जिसके अंदर थोड़ा PSU होल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको लगता है कि PSU कंपनीज पे इन लोग की ज़्यादा कवरेज नहीं है। मगर JP मॉर्गन ने LIC पे एक व्यू दिया है और काफ़ी, और प्राइस टारगेट शायद 840 रुपये का है। तो 840 रुपये का प्राइस टारगेट, ओवरवेट रेटिंग। हमारी चेयरमैन, LIC चेयरमैन से भी बात हुई थी लास्ट वीक, उनकी EVA की जो वैल्यू है शायद वो 30 तारीख को आ रही है। तो मुझे शॉर्ट टर्म में LIC में एक ट्रेड दिखता है। एक्सीलेंट, ठीक है निकुंज, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इनफैक्ट निकुंज जो कैपेक्स की बात कर रहे थे,